देखिए, एक कार्यक्रम डीजी साहब की तरफ से चल रहा है। बदलते युग में जो बदलता अपराध है, 21वीं सदी का जो क्राइम है, साइबर क्राइम है। लाठी डंडों का क्राइम, चोरी लूट डकैती का क्राइम अब ना होकर सारे क्राइम साइबर रूप से हो गए, नेटवर्क से जुड़ गए। अब जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत का जो गृह मंत्रालय है, विभिन्न प्रकार के साइट, विभिन्न प्रकार के पोर्टल, विभिन्न प्रकार के वेबसाइट उन्होंने डेवलप किया। ये 2022 से ही प्रशिक्षण चल रहा है। बहुत सारे राज्यों ने, जैसे मुंबई, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, इन स्टेटों ने बहुत तेज़ी से इस पर काम किया और साइबर क्राइम पर काम हो रहा है। हमारी यूपी पुलिस भी बहुत तेज़ से काम की। जैसे आपने शुरू में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 2 साइबर थाने केवल बनाए गए थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि लखनऊ में और गाजियाबाद या नोएडा में 2 साइबर थाने बनाए गए। उसके बाद आवश्यकता महसूस हुई, नहीं अब तो इसको परिक्षेत्रीय स्तर पर, रेंज स्तर पर बनाया जाए। तो जितने 17 रेंज हैं, 17 रेंज पर थाने बनाए गए साइबर के। अब आवश्यकता हुई क्राइम इसका बढ़ते देखते हुए कि 75 जिले में साइबर थाने बना दिया जाए। तो 75 जिलों में भी साइबर थाने बन गए, हर जिले में एक साइबर थाना हो गया। उसके बाद ये आवश्यकता हुई कि अब थानों पर साइबर हेल्प डेस्क बनाया जाए। 2023 में एक आदेश आया, तो सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क बना। अब ये हुआ कि हेल्प डेस्क से केवल काम होने वाला नहीं है, केवल हेल्प डेस्क पर आप प्रार्थना पत्र ले रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है। अब एक साइबर सेल टीम का गठन का आ गया कि हर थाने पर साइबर सेल टीम गठित हो, जिसमें मिनिमम 5 लोग हों। जिसमें अगर थाने पर इंस्पेक्टर साहब हैं तो इंस्पेक्टर साहब रहें, दरोगा जी रहें, दीवान जी रहें, पुरुष महिला कांस्टेबल में जो इच्छुक हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, अपना उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको शामिल किया जाए। कोई फरियादी हमारा ऐसे न जाए, उसको कुछ न कुछ जो है रियायत, कुछ न कुछ उसको काम हो जाए। अब उसके लिए क्या है, फिर लोगों में ये आया कि हम लोगों ने तो इसका ट्रेनिंग किया ही नहीं है। उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था पहले से पुलिस में बनी हुई है। आपको कहीं फिजिकली रूप से जाना भी नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होना है। अब जिसके लिए सबसे ऊपर आप देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। माने साइबर क्राइम हो जाने पर उसकी रिपोर्ट हम कहाँ करेंगे? आम जनता के लिए है वो। ऊपर वाली साइट किसके लिए है? आम जनता। आम जनता में हम लोग भी इंक्लूड हैं। तो NCCRP पोर्टल आप देखिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। यानी साइबर क्राइम हो गया, जब तक आप थाने पर आ रहे हैं, हो सकता है गांव आपका घर दूर हो, 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा, आपका पैसा कट गया, मैसेज आ गया, तुरंत आप 1930 पर कॉल करेंगे और पूरा जो डिटेल आपसे मांगा जाएगा। डिटेल क्या क्या मांगा जाता है इसमें? डिटेल आपसे जो 1930 पर जो हेल्पलाइन नंबर पर जो लोग बैठे हैं, वो आपसे आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, किस माध्यम से आपका पैसा कटा है, UPI से, पेटीएम से, भीम ऐप से, या आपने कोई स्कैन किया है QR कोड, वो माध्यम आपको बताना है कि इस माध्यम से हमारा पैसा कटा है। या आपने किसी लिंक पर क्लिक किया है, वो आपको वहाँ बताना है। दूसरा, आपके किस अकाउंट से पैसा कटा है, तो आप अपना अकाउंट नंबर बताएंगे। दूसरा पूछा जाएगा किस अकाउंट में पैसा गया है, अगर आपके पास मैसेज आया है तो उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए। तो ये सब चीज़ें लेकर तुरंत आपको जनता को भी यही बताना है कि जब ही आपका पैसा कटने का मैसेज आए, बिना विलंब किए 1930 पर अगर आप कॉल तुरंत कर देते हैं, 2 मिनट में आपका वो डिटेल लेंगे और 100% श्योर है कि 100% पैसा आपका क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। क्योंकि उस हेल्पलाइन नंबर पर जो कर्मचारी बैठे हैं, उनको ये पावर एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि भारतवर्ष के किसी भी बैंक में अगर आपका पैसा चला गया तो होल्ड वो तुरंत वहीं से कर देंगे। उनको ये नहीं करना है कि बैंक वाला नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। उनको ये पावर दिया गया है कि ऑल प्राइवेट, सरकारी सारे बैंकों के उस अकाउंट को होल्ड कर देंगे जिस अकाउंट में मेरे अकाउंट से कट के पैसा गया है। पैसा होल्ड हो गया, उसके बाद आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड होते ही तुरंत थाने के SHO के मेल पर मैसेज आएगा कि ये साइबर रजिस्ट्रेशन हो गया है, इस क्राइम का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब थाने वाले का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये है कि 48 घंटे के अंदर 1930 पर कॉल करने की सुविधा उपलब्ध है। कितने घंटे की? 48। लेकिन जनता से आप बताएंगे कि 48 घंटे के अंदर उपलब्ध है, तो जनता सोचेगी अच्छा आज किसी से राय ले लेते हैं, कल कर लेंगे। तब तक पैसा एक खाते से दूसरे खाते, दूसरे से तीसरे खाते, और उसके बाद वो क्या कर लेते हैं, बिग बाज़ार में और बड़े बड़े मालों से ख़रीदारी सामान का कर लेते हैं। फिर पैसा नहीं होल्ड हो पाता है। तो आपको यही समझाना है कि टाइम इसमें महत्वपूर्ण है। अगर आधे घंटे के अंदर आप कर देते हैं 1930 पर,
तो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। पैसा आपको एक उचित माध्यम के तरीके से थाना से पत्राचार करके संबंधित न्यायालय को और संबंधित बैंकों को पैसा आपके खाते में वापस करा दिया जाएगा। ये प्रक्रिया है। दूसरा, अगर 48 घंटे से अधिक का समय हो गया और तब आपने मोबाइल में देखा है कि पैसा कटने का मैसेज आ गया, तब उसी के साथ में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा www.cybercrime.in वेबसाइट यहाँ है कहीं पर? कहाँ पर है? ये देखिए www.cybercrime.gov.in। GOV का मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पर अगर जो भी आप 1930 पर आप वैसे भी कॉल करके ट्राई करिए। जो कॉल करेंगे, जो वहाँ पर कॉल सेंटर पर है, वो जब उठाएगा हेल्पलाइन नंबर वाला तो पूछेगा कि घटना हुए कितना देर हो गया। जो आप बताएंगे कि 2 दिन हो गया, 48 घंटे से ऊपर, तुरंत कहेगा अब आपको एक वेबसाइट नंबर दिया जा रहा है, इस पर अपना जाके कैफ़े पर या अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना कंप्लेंट दर्ज कराइए। तब आपकी कोई बात नहीं सुनेगा वो। आप तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि जितना कम समय में हम करा लें तो आपको इस वेबसाइट पर जाना भी नहीं पड़ेगा। वही बैठे बैठे आपका पैसा 1930 पर बात करते करते बात आपका इधर ख़त्म हुआ, उधर आपका पैसा होल्ड हो गया। इतनी अच्छी सेवा 1930 पर है। तो जनता को आपको यही समझाना है कि देखो भाई, ये वेबसाइट तो याद कर लो, अगर 48 घंटे से अधिक समय व्यतीत के बाद तुम आ रहे हो तो तुमको इस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। और घटना हुए 48 घंटे से कम समय का है तो 1930 पर ही फ़ोन करने से तुम्हारी समस्या का 90% समाधान हो जाएगा। जनता अभी हमारी ग्रामीणों में ज़्यादा रहती है, भारतवर्ष में इतनी जागरूक नहीं है, गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनके लिए अगर वो भटक के थाने पर ही आ गए तो हमारा आपका काम होगा ये नहीं बताना काम होगा कि अच्छा जाओ चले जाओ कैफ़े पर और वहाँ से किसी कंप्यूटर वाले से करा लो। नहीं, हमारा आपका काम है कि भाई हमारे यहाँ साइबर सेल टीम बनी हुई है, इन 5 में से किसी से आप मिलवाइए। सारे BPO का फ़र्ज होगा। उस टीम में मैं भी हूँ, क्राइम इंस्पेक्टर साहब हैं, एजाज साहब हैं, शशि हैं, और एक और कोई नया नियुक्त हुआ है, क्या नाम, प्रजापति राहुल है, और एक जो है महिला कांस्टेबल किरण है। इनमें से किसी से आप मिलवा लो, भैया इसका ये कर नहीं पा रहा है, आप 1930 पर कॉल करा के इसके मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। आप जो है 48 घंटा से अधिक समय का हो गया, अपने यहाँ नेट भी है, अपने यहाँ कंप्यूटर भी है, यहीं से रजिस्ट्रेशन करा दीजिए इस पर www.cybercrime.gov.in पर, ठीक है। ये काम मदद करना हमको। एक परंपरा जब हम डेवलप कर देंगे, एक लोगों में हैबिट डेवलप कर देंगे, जैसे आज लोग जान रहे हैं ना कि हम आएंगे, तहरीर देंगे, यहाँ से पावती पाएंगे तो हम बताएंगे कि भाई आपका काम FIR दर्ज करना है, FIR दर्ज करिए। जिसे जनता जान गई है कि संज्ञेय मामलों में पुलिस की ये जिम्मेदारी है, थाना प्रभारी की ये जिम्मेदारी है 154 CRPC के तहत कि वो FIR दर्ज करना है संज्ञेय मामले में, उसको जनता जागरूक है। उसी तरह से जब एक परंपरा बन जाएगा, लोगों में हैबिट आ जाएगा, तो लोग स्वतः भी इस पर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक जनता नहीं जागरूक है, नहीं जान रही है, तब तक उनको हमारा आपका काम है अवेयर करना। और इसलिए हम कर पाएंगे कि हमारे पास इस समय 1900 से ज़्यादा थाने उत्तर प्रदेश में हैं और हर थाने पर 100 के आसपास कम से कम नफरी है। इतने लोग अगर हर क्षेत्र में जागरूक करते रहेंगे तो ये एक आम व्यवहार में आ जाएगा। तो ये आ गया NCRP पोर्टल। तब इस पोर्टल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया क्या है? यहाँ पर कंप्लेन दर्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? साइबर क्राइम से रिलेटेड कंप्लेन दर्ज किया जाता है। दूसरा, कैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड कंप्लेन दर्ज किया जाता है? आपके दिमाग में फिर जनता, मान लीजिए एक जनता आई और जनता ने कहा कि हमारे लड़की का न्यूड वीडियो किसी ने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, तो क्या उसकी कंप्लेन इस पर हो सकती है? नहीं होगी। उसकी कंप्लेन फिर कहाँ होगी? देखो भाई, दुबे कुछ बता रहे हैं, उसकी कंप्लेन कहाँ होगी? तो देखिए, उसकी कंप्लेन सीधे थाने पर होगी। कहाँ होगी? उसको NCRP पोर्टल पर कंप्लेन नहीं होगी, उसकी कंप्लेन सीधे थाने पर होगी। और ये इसीलिए प्रशिक्षण हो रहा है कि आप जनता को बताएंगे कि देखो भाई, अगर सोशल मीडिया पर आपका इस तरह का न्यूड फोटो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसकी कंप्लेन सीधे थाने पर होगी। और हम 67A और 67B तीन ही कैटेगरी है, उसमें तीन ही धारा है। कितना आसान ये IT एक्ट है, इससे आसान कोई एक्ट ही नहीं है पुलिस के समझने के लिए। केवल 67A और 67B के तहत तीन ही है।
सोशल मीडिया पर न्यूड वीडियो फोटो वो वायरल करने वाला। 67 में क्या है, बालिग पुरुष महिला होना चाहिए। 67 में क्या है, बालिग पुरुष महिला होना चाहिए, नेम्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कोई नंगी तस्वीर लिया और उसको मैं जानता भी नहीं हूँ और हम अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या अपने को शो करने के लिए हमने वायरल कर दिया, मैं जानता नहीं उसको, तो हमारे ऊपर कौन सी धारा लगेगी, 67 लगेगी। लेकिन अगर मैं जान रहा हूँ कि फलाना एक्स नाम की ये महिला बालिग है और बालिग के साथ इसका न्यूड फोटो हमारे पास है, हमने वायरल कर दिया, तो हमारे पर कौन सी धारा लगेगी, 67A लगेगी। हम जान रहे हैं कि एक्स नाम की ये लड़की नाबालिग लड़की है, इसका न्यूड फोटो पोर्न वीडियो हमने वायरल कर दिया, कौन सी धारा लगेगी। क्लियर हो गया। तीनों में बहुत सारे लोग पूरी सर्विस ख़त्म करके चले जाते हैं, 67A और 67 में कन्फ्यूजन रहता है। 67 में क्या है हम जान नहीं रहे हैं और 67A में जान रहे हैं बालिग है, 67B में क्या है, नाबालिग है। क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया सीधे थाने से दर्ज होगा, उससे रिलेटेड हम 354 वाली धाराओं के कैटेगरी में भी शामिल कर लेंगे। कोई मान लीजिए पीछा कर रहा है, स्टॉकिंग। अब साइबर में स्टॉकिंग कैसे होता है, रोज़ हम मैसेज करेंगे, रोज़ हम उसको कॉल करेंगे स्नैपचैट से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, तो ये क्या करना हो गया, पीछा करना हो गया, स्टॉकिंग हो गया। माने हम साइबर के तरीके से पीछा कर रहे हैं। और पीछे ऐसे पीछा कैसे होता है, कोई लड़की जा रही है स्कूल, कोई लड़का उसके साथ पीछा कर रहा है, बोल कुछ नहीं रहा, खाली रोज़ पीछे पीछे चल रहा है, तो स्टॉकिंग माने उसके पीछे चल के एक लैंगिक अपराध किया जा रहा है, उसको भी इसमें परिभाषित किया गया है। तो उस धारा को भी ऐड करेंगे। 354 की जो संबंधित धाराएं हैं ABCD उसको भी करेंगे और ये 67 की भी करेंगे। अब आते हैं इकोनॉमिकल ऑफेंस, जहां पैसे का केवल लेन देन हो रहा है, तो पैसे का लेन देन में सीधी सीधी धारा 66 है। कौन सी धारा है, ABCD 66 की धाराएं बनी हुई हैं और उसमें EF भी हैं, आगे जाएंगे, आतंकवाद वाली धाराएं भी हैं और तमाम और भी धाराएं हैं, लेकिन हमको 3-4 धाराएं ABCD का ही मतलब पड़ता है। एक महत्वपूर्ण धारा 43 IT एक्ट की, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्राइम दिए गए हैं, लेकिन वो धारा इसलिए नहीं लगाई जाती है कि वो परिवाद की धारा है। जैसे आप हमारा ये ऑफिस है थाना, इसके कस्टोडियल हम और दीवान जी हैं, थाने के कस्टोडियल हैं। हमारे कस्टोडियल कंप्यूटर में कोई आदमी गया टाइप करने, कोई माउस चुरा लिया, कोई कीबोर्ड चुरा लिया, कोई जानबूझ के कुछ तोड़ दिया, कोई डाटा क्या किया, डाटा ही उड़ा दिया हमारे कंप्यूटर से। हमने जो है ड्यूटी लगा रखी है बकरीद में, उसने डाटा ही उड़ा दिया। इस तरह के जो क्राइम हैं कि वहाँ के सहकर्मी ही ऐसा काम कर रहे हैं, उसमें 43 लगता है। ठीक है, ये तो हमने अपने थाने का एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी चल रही है, कोई संस्था चल रही है और कोई बैंक ही चल रहा है, तो बैंक वाला आके तहरीर लेके चला आया कि हमारा सहकर्मी जो है हमारा कंप्यूटर चुरा लिया, तोड़ लिया, तो आप चोरी का मुकदमा उस पर नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे कि भाई देखो IT एक्ट में 43 है और इसमें डाटा चोरी से लेकर सामान तोड़ी या तोड़ फोड़ संबंधी ये कंप्लेंट केस है, परिवाद है, आप जाइए परिवाद दाखिल करिए। उसमें क्या है, जुर्मानाएँ 50 लाख, बहुत बड़ी बड़ी जुर्मानाएँ हैं उसमें। मान लीजिए कोई ऐसी सूचना है, आप सूचना को हमारे गायब कर दिए, डिलीट कर दिए, और 50 लाख की करोड़ों की सूचना हो, इसलिए उसमें जुर्मानाएँ बहुत हैं। इन धाराओं में भी 5 लाख से ऊपर की जुर्माना है। तो आप NCRP क्लियर हो गया आपको कि यहाँ इकोनॉमिकल ऑफेंस को हमको कंप्लेन करना है। डाउट क्लियर? उसके बाद आप आइए देखिए ये साइट्रेन, पहला इसलिए हमने नंबर 1 पर इसको डाला था कि मकसद से आप समझिए कि NCRP है क्या। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने साइट्रेन डाला है। ये साइट्रेन क्या है, इसी की शाखा है। किसकी? NCRP की शाखा है कि भाई ठीक है, जो ये एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, जो इसको कार्य रूप में परिणित करेंगे, जो इसको मुकदमे दर्ज करेंगे, जो जाके साक्ष्य कलेक्ट करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो कहाँ से जानेंगे कि हमको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उसी की शाखा है। यहाँ पर हमको प्रशिक्षण, यहाँ पर प्रशिक्षण का तरीका क्या है कि सर्वप्रथम आपका नाम, PNO नंबर, ईमेल एड्रेस ज़िले की साइबर सेल टीम को भेजा जाएगा यहाँ से, और वो क्या करेंगे, ज़िले की साइबर सेल टीम साइबर दोस्त, ये TI साथ में जुड़ गया है, I को यहाँ होना चाहिए, साइबर दोस्त इसकी शाखा है, साइबर दोस्त को भेजेंगे।
साइबर दोस्त क्या करेगा, वो कप्तान साहब की आईडी से जाएगा मेल, कि इंश्योर हो जाएगा कि ये जो प्रशिक्षण लोग ले रहे हैं ये प्राइवेट लोग नहीं हैं, ये पुलिस के लोग हैं, अभियोजन के लोग हैं, न्यायालय के लोग हैं, उन्हीं को ये दिया जाएगा। ये सबको नहीं दिया जाएगा प्रशिक्षण। प्राइवेट आदमी इसमें प्रशिक्षण नहीं कर सकता, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, वो उन वीडियो को, उन सर्टिफिकेट को जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ज़िले के प्रमुख की आईडी से आपका मिल जाएगा। अब वो चला गया है पूरे ज़िले का, लेकिन अभी वहाँ से ये पूरे प्रदेश के लोगों ने भेज दिया। अब ये साइट हैक चल रही है, ओवरलोड में आ गई है। तो जब ही 2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन होके आता है, तब आप अपना साइट्रेन खोलेंगे, साइट्रेन टाइप करके, जब भी साइट्रेन आप टाइप करेंगे तभी उसके साथ NCRP और साइबर डाट ये सब उसका वेबसाइट आ जाएगा। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे कहेगा लॉगिन करिए, लॉगिन करेंगे तो आपका पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड बनाइए और वही पासवर्ड याद रखिए, वही पासवर्ड रोज़ खोलेंगे आप बंद करने के बाद कंप्यूटर या मोबाइल, वही पासवर्ड रोज़ पूछेगा, पासवर्ड डालिए, खुलता जाएगा। और इसी में आपको वीडियो देख रहे हैं और डॉक्यूमेंट्री मटेरियल भी है, उसको पढ़ेंगे, 10-10 क्वेश्चन आएंगे, आंसर देंगे, 70% से ऊपर मार्क आने पर आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, साइट्रेन। अब साई का मतलब होता है साइबर और ट्रेन का मतलब है ट्रेनिंग। इससे भी कोई हवा में नहीं रहना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। साई का मतलब है साइबर और ट्रेन का मतलब है, तो साइट्रेन क्लियर हो गया आपको। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका वीडियो आ जाएगा, सर्टिफिकेट जनरेट कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग फोकस्ड ऑन द कम्बैटिंग साइबर क्राइम्स इम्पैक्ट कंटेनमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। माने इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है कि हमको जो साइबर क्राइम है उसमें अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए और उसके साक्ष्यों को कलेक्ट करने के लिए और उसकी विवेचना करने के लिए हमको बिल्डअप किया जाएगा। माने अपनी योग्यता बढ़ाना, साक्ष्यों को कलेक्ट करना और इन्वेस्टिगेशन करना, इन काम करने के लिए हमको ट्रेनिंग करना है। तो विवेचना अब तक के कानूनों के हिसाब इंस्पेक्टर साहब करेंगे, लेकिन साक्ष्य ग्रहण वो किसी से करवा सकते हैं, साक्ष्य कलेक्शन किसी से करा सकते हैं। हमारे हमराही जो हैं वो साक्ष्य कलेक्ट करेंगे। अब जाते ही किसी ऑफिस में हम घुसे साइबर साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए, तो इंस्पेक्टर साहब दौड़ के कंप्यूटर, इंस्पेक्टर साहब दौड़ के हार्ड डिस्क, सब तो इंस्पेक्टर साहब उठा नहीं लेंगे। तो अगर हमारे सारे आरक्षी नहीं जानते हैं कि अगर कंप्यूटर चल रहा है वर्तमान में वहाँ पर, तो हमको चलते हुए लेना है कि हमको बोर्ड से स्विच ऑफ करके केबल निकाल के लेना है, हार्ड डिस्क हमको कैसे लेना है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ का, हर फोटो का, हर शब्द का हैज वैल्यू होता है। केवल अब मान लीजिए कंप्यूटर अगर नहीं जान रहे तो इतना केवल समझिए कि हर चीज़ की एक हैज वैल्यू होती है। वो थोड़े से अंतर पर केवल स्विच ऑफ ऑन कर देने से हैज वैल्यू बदल जाता है और कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता है। IT एक्ट के मुकदमे क्यों एक्विटल हो रहे हैं, कोर्ट में वो एडमिसेबल नहीं होगा। मोबाइल हम लोग ले लेते हैं मुलजिम से, थाने पर दाखिल कर देते हैं। मोबाइल, उसमें कोई वीडियो मिला हमको, वीडियो पेन ड्राइव में ले लेते हैं, दाखिल कर देते हैं मोबाइल, हम इसको भेजते ही नहीं है FSL लखनऊ उसके मोबाइल को। जब वो ट्रायल पर मुकदमा आएगा, मुकदमा एक्विटल हो जाएगा। जो भी IT एक्ट के मुकदमे हैं और 7 वर्ष से ऊपर के मुकदमे हैं, ये आप स्पष्ट आज हम आपको बता दे रहे हैं, 2-3 साल भर के बाद आपको सुनने को मिलेगा। जैसे आप सुनते होंगे NDPS एक्ट में मुकदमे एक्विटल हो रहे हैं और IO को सज़ा मिलती है, फर्द बनाने वालों को सज़ा मिलती है, इसी तरह से साल भर के बाद आपको पता चलेगा अरे इस मुकदमे में तो इस साक्ष्य ऐप से वीडियो ही नहीं बनाया गया था, अलग से वीडियो बना लिया गया था गिरफ्तारी बरामदगी का। इस साक्ष्य ऐप से तो हमने उसका बयान ही नहीं लिया था। अब हमारे सिंपल वीडियो का कोई मतलब मोबाइल का नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में आप जांच में किसी को दिखा सकते हैं, अपने अधिकारी को दिखा सकते हैं, मार्केट में दिखा सकते हैं, अपने कर्मचारियों को दिखा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपका वीडियो केवल इस साक्ष्य ऐप का वीडियो ही मान्य होगा। मुकदमा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। मुकदमा अगर नहीं लिखा गया है तब भी ऑप्शन है इसमें, वीडियो बनाएंगे, बाद में FIR नंबर मिलेगा तो भरेंगे, FIR से लिंक करेंगे। लेकिन अगर कहीं बरामदगी गिरफ्तारी होती है
ई साक्ष्य ऐप से, जैसे 60 में है, NDPS में है, जिसमें पुलिस बरामदगी गिरफ्तारी करती है, तो वहाँ पर आप पहले मौके से ई साक्ष्य ऐप से ही बरामदगी गिरफ्तारी कर लेंगे, बाद में FIR जब दर्ज होगा तो FIR से लिंकअप करेंगे। क्लियर कंसेप्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार से साइबर से रिलेटेड जो एविडेंस हैं, इन एविडेंसों को अगर आप साइबर तरीके से कलेक्शन नहीं किए हैं, साइबर तरीके से आपने नहीं भेजा है FSL को, तो उसका कोई मतलब नहीं। इसी गूढ़ तथ्यों को आपको इस ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि वो गूढ़ तथ्य क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझ लिया। साइबर दोस्त का आपने मतलब समझ ही लिया। आई का मतलब इंडिया हो गया, 4C का मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये 4C हो गया। ठीक है, ये क्या है? ऑफिशियल हैंडल ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ऑफिशियल हैंडल है। ये आप जाएंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सब पर जो है साइबर दोस्त के नाम से यूपी पुलिस ने भी बनाया है, हर स्टेट की पुलिस ने बनाया है। ये आपका साइबर दोस्त हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया। अब आते हैं एक सर्टिन, ये 2004 की संस्था है। 2004 में जब हम लोग शुरू में नौकरी में आए थे, उस समय ये सर्टिन बना था। सर्टिन का क्या मतलब है? इनहेंसिंग साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। अगर किसी एजेंसियों को, पुलिस को, CBI को, ED को, जो एजेंसियां साइबर पर क्राइम पर काम कर रही हैं, उनको कोई डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो वो अपना कंप्लेन कहाँ दर्ज करेंगे? ये तो ऊपर जनता के लिए है, या जो विक्टिम है, पीड़ित है, उनके लिए है। हम कहाँ करेंगे? हमको कोई चीज़ नहीं आ रहा, तो हम इनको करेंगे। हम कहाँ कंप्लेन करेंगे? सर्टिन, साइट्रेन और सर्टिन में अंतर है, ये ध्यान रखना है आपको। साइट्रेन प्रशिक्षण के लिए है, ठीक है। सर्टिन हमको कंप्लेन करने के लिए, हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इकोनॉमिकल ऑफेंस साइबर में ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, हमको कुछ मदद करिए, इसमें गाइडलाइन दीजिए। एक प्रकार का ये पुलिस और एजेंसियों के लिए हेल्पलाइन है। ये 2004 में हुआ था। देखिए लिखा है, सर्टिन इज़ द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट एज एंड व्हेन दे आकर। मैंने जब उनकी आवश्यकता हो सुरक्षा एजेंसियों को, और वो कॉल कर रहे हैं कि भैया हमारा ये वेबसाइट नहीं चल रहा, हमारा वो नहीं चल रहा, हमारा कंप्यूटर ये ऐसे हैक कर लिया किसी ने, तो पुलिस और एजेंसियां ये जो है इस पर अपना कंप्लेन दर्ज करेगी। तो 4 आपको तैयार हो गया, NCRP, साइट्रेन, साइबर दोस्त, 4C और सर्टिन। तो आज के लिए इन्हीं 4 को रखते हैं, एक दिन में ज़्यादा लोड आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन 4 के बारे में अगर कोई आके आपसे पूछे, या आपके व्यक्तिगत नॉलेज के लिए ये ज़रूरी है, इतना कम से कम आप तैयार कर लीजिए। अलग अलग पोर्टल और वेबसाइट और ऐप के लिए हमने चार्ट अलग बना रखा है, उसका दूसरे दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप प्रशिक्षण से संतुष्ट हैं? जी सर। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। डाउट क्लियर किसी को हो तो इन 4 में से किसी पर अपना डाउट क्लियर कर ले। सर इसका मुख्यालय कहाँ है? किसका? सबका मुख्यालय दिल्ली है। सबका मुख्यालय? हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो गृह मंत्रालय के अधीन चूँकि सारे लोग लिंकअप रहते हैं, हर स्टेट की पुलिस भी, CBI भी, IB भी, ED भी, जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एफिलेटेड रहती हैं। और इसीलिए इस साल में एक बार हर स्टेट के DGP का और हर संस्था के DGP का एक बार सम्मेलन होता है, ख़ासतौर से हैदराबाद में ही ज़्यादा होता है। उसमें जो बिंदु निर्धारित होते हैं, जैसे अभी आपने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक टीम जो आई थी अपने थाने का सर्वेक्षण करने के लिए, वो उन्हीं मीटिंग में उठाए गए प्रश्नों पर वो सारे क्वेश्चन आए हुए थे कि ये चीज़ें चल रही हैं आज समाज में, इस पर वहाँ के SHO क्या काम कर रहे हैं, पुलिस वहाँ की काम का क्या कर रही है। और किसी को कोई क्वेश्चन डाउट नहीं, डाउट पूछ लीजिए। कल को ये ना कोई कहे कि भाई सर हमको जो है चीज़ें नहीं जानकारी हो पाई, कोई बताया ही नहीं। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग जन्माष्टमी का प्रसाद SP साहब की तरफ से आया हुआ है पुलिस लाइन से, इसको ज़रूर ग्रहण करें आप लोग। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।